हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज एक विशेष मौका है। आज ईद का त्योहार है। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की टीम जो लगातार आपकी हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रही है दोस्तों। मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है दोस्तों। और मैं मध्य प्रदेश का पूरा एमपी का स्पेसिफिक जीके की क्लास ले रही हूं, जहां हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एमसीक्यूज को कवर किया हुआ है, जहां हम पूरे के पूरे लगभग 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और इन 300 ऑब्जेक्टिव में मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इन 300 ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा आपकी कितना आपने पढ़ा है, कौन कौन से नए फैक्ट आ रहे हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो मैंने पूरा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किया हुआ है दोस्तों। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, जहां हम मात्र लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ही इसमें सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक आपदा प्रबंधन वाला लेक्चर भी चल रहा है जो दोपहर में 2 बजे, और जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं हम मध्य प्रदेश का, वो दोपहर में 4 बजे आप लेक्चर को देख सकते हैं, जहां हमने हर एक टॉपिक को, चाहे वो गोंड वंश हो, चाहे वो देवगढ़ रियासत हो, चाहे वो बुरहानपुर की सूफी परंपरा हो, चाहे वो दतिया हो, चाहे वो बुंदेलखंड को हमने 3 भागों में बांटकर उसकी 12 रियासतें हो, या फिर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासकों का किस प्रकार से वर्चस्व बढ़ा, हमने उसमें वो कवर किया दोस्तों। आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको पूरा मेंस प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा रही हूं, और इस के माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप व्यापम और साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गांव और शहर की दूरी को कम करते हुए आप घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। इस तनावग्रस्त माहौल जहां पे लॉकडाउन चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और दोस्तों जहां हमारे टॉप एजुकेटर लगातार आपकी हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जब कोचिंग संस्थान बंद हो सकते हैं, जब आप घर पे बैठकर ही हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने दीजिए, आप मत रुकिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको अपना कोर्स या गोल सिलेक्ट करना है। उसमें आप सिलेक्ट करेंगे एमपीपीएससी और व्यापम। दोस्तों यहाँ पर एमपीपीएससी और व्यापम सिलेक्ट करेंगे आप, तब जाके आपको मध्य प्रदेश और व्यापम के पूरे जो कोर्स हैं वो आपको वहां पर हमारे एजुकेटर्स की देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो जिसकी जो फीस है वो है मात्र 7,000। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे दोस्तों, तो यही आपको 10% डिस्काउंट के बाद मिलेगा मात्र 6,300 रुपए में। कितने में? मात्र 6,300 रुपए में दोस्तों। यदि आप इसकी मंथली कॉस्ट देखें तो वह है 525 रुपए दोस्तों। कितना? सिर्फ 525 रुपए ही देखने को आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना देखने को मिलेगा आपको मंथली में, 525। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो दोस्तों है 8,400 रुपए। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा 7,560 रुपए में। मतलब आप देख सकते हैं कि इसका जो पर मंथ का जो कॉस्ट रहेगा वो मात्र 315 रुपए रहेगा। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं, या जो 2021 और 2020 में ही क्या करना चाहते हैं दोस्तों, ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स नहीं होगा या एसआई की वैकेंसी नहीं आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। और लगातार आप अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए जिसमें आपको फायदा रहेगा। आप मेरे और मेरी पूरी टीम के लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हमने कवर किया है, हम हिस्ट्री के ही, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो हमारा मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो बनते हैं या परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज में यहाँ पर लेके आई हूँ, जहां हम पर डे, आज तो में वैसे 30 से 35 क्वेश्चन है, लेकिन हम लगभग 50 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चन पर डे करेंगे दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था।
भारत में, साथ ही साथ मैं इस टेस्ट सीरीज में आपको डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी कि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो साथ ही साथ देखते चले, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो उनका रिवीजन भी हो सके। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है, और इस वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये हमें सभी को पता है कि कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभी है, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ भारत में 1206 से लेके 1200 लगभग पूरा 1206 से ही माना जाता है। हुआ है ये था कि हम जानते हैं कि जो द्वितीय तुर्की आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, और मोहम्मद गौरी का चूंकि कोई पुत्र नहीं था, इसी कारण उसके ही दास कुतुबुद्दीन ऐबक को वह पूरा का पूरा साम्राज्य अपना देके चला गया था। और इस प्रकार से भारत में ही एक दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना होती है, और उसका संस्थापक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, इसका जो कार्यकाल रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो रहता है 1206 से लेके 1210 तक। कब से लेके? सन 1206 से लेके 1210 तक रहता है दोस्तों इसका कार्यकाल। और ये एक यह व्यक्ति होता है, चूंकि मामलुक का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कि मामलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मामलुक एक ऐसा वंश था जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान थी, मतलब कि जिनके माता पिता तो दास नहीं थे, लेकिन उनकी संतानें जो हैं वो किसी न किसी शासक की क्या रही हैं? दास रही हैं। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसके पूरे वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रजिया, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद बात करें यहाँ ऐबक आ गया है, नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश और बलबन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? ये बी और सी दोनों होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ही है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है इसका ये दिल्ली में है, और ये इमेज में आप देख सकते हैं कि ये कुतुब मीनार है। दोस्तों, कुतुब मीनार का जो कार्य है वो प्रारंभ करवाया गया था 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन यदि हम इसे देखें कि इसके निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था, तो दोस्तों इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किसने करवाया था, तो आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि आता है कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था, प्रारंभ करवाया है ऐबक ने और पूरा करवाया है इल्तुतमिश के द्वारा। साथ ही दोस्तों, आप इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल देख रहे होंगे, ये ऊपरी जो भाग है ये फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कार्य भी पूरा करवाया था। तो साथ ही इसकी चौथी और पांचवी मंजिल, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। चूंकि इसमें फिरोज शाह नहीं है, इसमें इल्तुतमिश है, तो इसके निर्माण कार्य को क्या आएगा? आंसर इल्तुतमिश। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, तो उसमें भी आंसर आएगा हमारा इल्तुतमिश ही आएगा। दोस्तों, एक फैक्ट और मैं बता दूं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक संत हुआ करते थे, सूफी संत, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ए खिलजी। और कुतुबुद्दीन खिलजी, साथ ही साथ इनका एक और नाम मिलता है कि कुतुबुद्दीन ए काकी। तो इनके ही द्वारा जो है वो निर्माण कार्य इनकी ही याद में पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जहां आगरा की बात होगी वहां पे ताजमहल की बात तो होगी ही होगी। तो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किसके द्वारा पूरा किया गया था या किसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा। सन 1504-1505 में ही सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी दोस्तों। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ताजमहल, और ताजमहल का निर्माण कार्य जो है वो शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि निम्नलिखित में से दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी, तो दोस्तों बताइए जल्दी से। वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था? तो वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। साथ ही साथ इसने
कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और इसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी। और इसका जो मकबरा है वह भी कहाँ पर है, लाहौर में है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि यह कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। और देखते हैं हम किसके द्वारा करवाया गया था, तो जल्दी से कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था, कि वह इल्तुतमिश था या मोहम्मद आदिल शाह था। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था दोस्तों। इसके द्वारा 3 जो मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। पहला तो हमारा कुतुब मीनार, दूसरा यदि हम बात करें कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, यह भी दिल्ली में है, तीसरा यदि हम बात करें कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और ऐसा माना जाता है कि अजमेर में ही एक 2.5 दिन का एक मेला लगता था और अढ़ाई जिसका नाम पड़ा। साथ ही साथ इस पूरे के पूरी जो 2.5 दिन का जो मेला लगता था उसके पास में ही इसने मात्र 2.5 दिन में ही उस मस्जिद का निर्माण, 2 कारण है, क्योंकि जो अढ़ाई मस्जिद है वो 2.5 दिन में ही पूरी हुई थी, इस कारण भी इसका नाम अढ़ाई पड़ा। साथ ही साथ अजमेर में एक 2.5 दिन का मेला लगता है और इसके कारण भी इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा, जो कि एक मस्जिद के रूप में जानी जाती है दोस्तों। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ विष्णु मंदिर तथा जैन मंदिरों को तुड़वाकर ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसी कारण इसका जो नाम है वो क्या रखा गया था, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद रखा गया था। और यह दिल्ली में है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित की गई है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी। तो वह कौन सा शासक था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए। वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह जलालुद्दीन खिलजी था, वह गयासुद्दीन बलबन था, यह वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों वह व्यक्ति कौन था, जिसका जो सही आंसर होगा जल्दी से बताइए, वह था अलाउद्दीन खिलजी। हुआ ये था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का ही क्या था, भतीजा था तथा दामाद था। मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम देख रहे हैं कि पहला जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी ने ही क्या की थी कि खिलजी वंश की स्थापना की थी सन 1290 में। और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। और होता यह है कि जलालुद्दीन खिलजी के ही, चूंकि ये एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, लगभग इसकी आयु जो थी वो 65 वर्ष की मिलती है। और ये एक ऐसा सुल्तान माना जाता है जो बहुत ही उदारवादी था। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं दोस्तों। कि जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जो कैसा था कि बहुत ही उदार था और जो कहता था कि मैं अपनी प्रजा के, मैं ऐसा काम करता हूं जो मेरी प्रजा को अच्छा लगता है, या मैं ऐसे ही, मैं मतलब उसका जो कार्य था वो साम्राज्यवादी नहीं था, लेकिन उसके ही काल में जो साम्राज्यवाद का या पूरा साम्राज्य का जो विस्तार किया है वो उसके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि होता ये है कि अलाउद्दीन इसके जलालुद्दीन के ही काल में अलाउद्दीन के द्वारा ही दक्षिण भारत में प्रवेश करता है ये अलाउद्दीन। सन 1290-1292 में ये देवगिरी का अभियान करता है, लेकिन कार्यकाल किसका रहता है, जलालुद्दीन खिलजी का। और करता कौन है, तो उसका ही भतीजा और दामाद करता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी ही हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की ही हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। और इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। आई होप दोस्तों आप सभी को हर एक क्वेश्चन में जो स्टोरी बताती जा रही हूँ या रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी ये सब चीजें। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी मैं कुछ नए फैक्ट लेकर आ रही हूँ दोस्तों। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नसीरुद्दीन की थी या बलबन की थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका या भारत की ही पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती है रजिया सुल्तान। और दोस्तों ऐसा माना जाता है, रजिया के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी
तब उसके द्वारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात आती है जो रहती है कि किस प्रकार से रजिया गद्दी पर बैठने के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय का या अमीरों का साथ लेती है, और इस घटना को ही इतिहास में लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम बात करें इल्तुतमिश की, तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो वो दिल्ली की प्रजा के लिए चूंकि एक ऐसा शासक होता है जो बहुत ही कहीं ना कहीं उदारवादी भी होता है और एक कट्टरवादी मुस्लिम के रूप में भी इतिहास में सामने आता है। तो दोस्तों, ये करता क्या है कि ये शेरों की, जब अब इसको लगता है कि कोई भी हमारी जो प्रजा है वो किसी भी प्रकार से न्याय मांगना चाहती है, तो ये शेरों को क्या करता है कि एक संगमरमर की शेरों की 2 मूर्तियां बनवाता है और उनके गले में ही घंटियां डालता है। और यदि दिल्ली की प्रजा को किसी भी प्रकार का न्याय मांगना होता था तो वह लाल वस्त्र धारण करके इन शेरों के गले में जो घंटियां पड़ी होती थी उन्हें आकर कोई भी व्यक्ति बजा सकता था, और जैसे ही इस बात का बजा देता था तो इस बात का घोतक होता था कि वह न्याय मांगने के लिए आया हुआ है। तो ये व्यवस्था चालू किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित कर गया था। लेकिन अब होता ये है कि रजिया सुल्तान के ही एक बड़े भाई होते हैं जिनका नाम होता है रुकनुद्दीन बहाउद्दीन। तो ये रुकनुद्दीन जो रहते हैं वो अपनी माँ शाह तुर्कान के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और ये सोचते हैं रुकनुद्दीन जी कि यार ये तो लड़की है, ये क्या राजगद्दी को संभालेगी, ये दिल्ली जैसी सल्तनत की शासिका बनेगी। तो रुकनुद्दीन जो रहता है वो गद्दी पर बैठ जाता है और इस प्रकार से रजिया सुल्तान को बैठना चाहिए था और बैठ कौन जाता है? रुकनुद्दीन। तो अब आगे होता ये है कि पूरा का पूरा जो तुर्कान चहलगानी या जो तुर्कानिक चहलगानी मतलब कि पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल रहता है, साथ ही साथ दिल्ली की जो प्रजा होती है वो रजिया का सपोर्ट करती है और रजिया ही लाल वस्त्र धारण करके और प्रजा का समर्थन लेके ही इन शेरों के गले में पड़ी घंटियों को लाल वस्त्र पहनकर बजा देती है। और इस प्रकार से इस घटना को इतिहास में लाल क्रांति की घटना के नाम से जाना जाता है और ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आई होप आप सभी को स्टोरी समझ में आ रही होगी, तो आपका साथ ही साथ रिवीजन होता जा रहा होगा। तो इस प्रकार से रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका या दिल्ली सल्तनत की या भारत की पहली शासिका के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? गौरी नसीरुद्दीन को छोड़कर, इल्तुतमिश को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या मलिक काफूर को? तो हम सभी जानते हैं कि गौरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पूरी की पूरी जागीर देकर अपनी गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि दिल्ली में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है कि वह फारसी तथा भारतीय दोनों वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह कुतुब मीनार है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया गया है कि वह लोदी का मकबरा है या वह हुमायूं का मकबरा है या वह लाल किला है। तो दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि जो भारत और फारसी दोनों का ही एक मिश्रण है और वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ पर है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में है। और जब 1857 की क्रांति हुई थी और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी अधिकारी पकड़ने आ रहे थे, तब वह बहादुर शाह जफर ही हुमायूं के मकबरे में आकर छुप गए थे दोस्तों। साथ ही साथ ये फैक्ट भी, चूंकि ये जफर के नाम से बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया था, और यह इसी कारण भी जो कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर, और इस प्रकार से हमारे स्थानीय क्रांतिकारियों का या स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था। साथ ही साथ उसका जो नेतृत्व किया था वो बहुत ही बोलना चाहिए कि एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसी कारण 1857 की क्रांति जो थी वो एक असफल रहने का एक ये भी महत्वपूर्ण उसका कारण सामने आता है। और हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, जो कि इनकी ही एक विधवा बेगम थी जिनका नाम था, हम सभी जानते हैं कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें बताऊंगी कि हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर के शासनकाल में ही हुमायूं की ही विधवा बेगम के द्वारा बनवाया गया है, वो मैं बताऊंगी अभी। लेकिन आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था
मतलब दान दक्षिणा काफी दिया करता था, और इसी ने ही एक दान विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। वह कौन सा व्यक्ति था दोस्तों? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन या बहलोल लोदी? तो वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ये वही व्यक्ति था दोस्तों जिसने दीवान खैरात, दीवान बंदगन, साथ ही साथ रोजगार निर्माण कार्यालय का विभाग भी बनवाया था। और दोस्तों यह वही व्यक्ति है फिरोज शाह तुगलक जिसने कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिलों का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के काल की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा लगभग 300 नए नगरों की स्थापना भी की गई थी। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि जौनपुर हो गया या फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इन नगरों की संस्थापक जो है वो माना जाता है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है दोस्तों? तो वह वीणा है, वह ढोलक है, वह सारंगी है, या वह है दोस्तों सितार। तो आपको इमेज देखकर ही समझ में आ गया होगा कि संगीत वाद्य जो हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का मिश्रण माना जाता है वो है दोस्तों हमारा सितार, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था वो माना जाता है किसे? तोताए हिंद अमीर खुसरो को। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अब आपको लग रहा होगा कि ये इमेज किसकी है, तो अभी आपको पता चलने वाला है कि ये इमेज किसकी है दोस्तों, कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था। कैसा वह कौन था जिसने डाक व्यवस्था के बारे में बताया है? दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था के बारे में वह अमीर खुसरो थे, फरिश्ता थे, इब्न बतूता थे, या जयाउद्दीन बर्नी थे? तो दोस्तों आप बताइए जल्दी से कि ये इमेज किसकी है। ये है दोस्तों इब्न बतूता की। और दोस्तों इब्न बतूता जो थे ये अफ्रीका या फिर मोरक्को के निवासी थे, और जो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कहाँ आए हुए थे? दिल्ली सल्तनत पर आए हुए थे। और इनके द्वारा ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था रेहला। और दोस्तों और रेहला में ही इन्होंने बताया है कि डाक व्यवस्था के बारे में, पूरी की पूरी जो दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था के बारे में बताया है। और ये जो इमेज है ये किसकी है? इब्न बतूता की है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1210 में, 1398 में, 1492 में, 1526 में। तो दोस्तों तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में, तुगलक वंश का ही जो अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में सन 1398 में किसने आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन की कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो वह बलबन थे, तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, या शेरशाह थे? तो दोस्तों वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान, शिक्षित, दार्शनिक, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाला, साथ ही साथ सबसे विद्वान शासक के रूप में आता है सामने। साथ ही साथ इसकी जो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यह रक्त पिपासु या पागल, इतिहासकार इसे रक्त पिपासु या पागल के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह दिल्ली की जो जनता थी वो इसे पागल, रक्त पिपासु कहकर संबोधित करती थी, क्योंकि इसकी जो 5 योजनाएं, इतिहास में इसके द्वारा 5 योजनाएं जो चलाई गई थी, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, या इसकी जो योजनाएं दोस्तों वो करना तो अच्छा काम चाह रहा था लेकिन हो कुछ और गया कि इसने जो राजधानी, पहले इसकी जो योजना थी दोस्तों, कि मैं आपको ये एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा का पूरा कवर कराने का प्रयास कर रही हूँ, रिवीजन कराने का प्रयास कर रही हूँ, कि पहले जो इसकी योजना थी वो थी दोस्तों कि इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी थी, और राजधानी इसने दिल्ली की जगह पर ये कहाँ ले आया था? दक्षिण भारत के देवगिरी, पूरा नागपुर वाला जो क्षेत्र होता है देवगिरी पर ले आया था, और साथ ही साथ देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद कर दिया था। ये राजधानी परिवर्तन कर दी इसने कि राजधानी ये दिल्ली से देवगिरी ले आया, और देवगिरी का ही नाम क्या रख दिया इसने? दौलताबाद रख दिया। साथ ही साथ इसने क्या किया कि चांदी के ही मूल्य के इसने तांबे के सिक्के चला दिए दोस्तों। कि मतलब क्या कह रहे हैं हम कि आपने क्या, इसके शासनकाल में चूंकि चांदी की हो गई थी कमी, और इसने क्या किया कि चांदी के ही मूल्य के इसने तांबे के सिक्के चला दिए कि आज आपको कोई 100 रुपए का
नोट दे तो वो 100 है, लेकिन यदि आपसे कोई 10 रुपए का नोट दे और बोले क्या कि ये क्या है 100 रुपए का, तो क्या आप उसे 100 रुपए मानेंगे? वो कहलाएगा क्या वो 10 रुपए का ही नोट। तो यही था कि इसने क्या बोल दिया कि चांदी के ही मूल्य के, मतलब 100 रुपए की ही मूल्य के इसने तांबे के सिक्के चला दिए, 10 रुपए का नोट चला दिया। तो वही चीज है दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो मेरा प्रयास यही है कि सभी स्टूडेंट्स को कवर करते हुए, कि सभी के कॉन्सेप्ट बनाते हुए आगे बढ़ना। तो यही है इसने कि चांदी के ही मूल्य के तांबे के सिक्के चलाए थे। साथ ही साथ इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। दोस्तों जो दोआब क्षेत्र होता है वो होता क्या है कि दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब क्षेत्र होता है। और हुआ ये था कि दोस्तों इसमें कर लगाया जाता है, चूंकि यहाँ पर ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है और यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है, तो इसने जो कर की वृद्धि थी वो 50% कर देता है। और उसी टाइम पे इस क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में ही दोस्तों अकाल पड़ जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी किस्मत भी इसका साथ नहीं दे रही थी, कि हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला, या प्रीलिम्स निकल गया तो हमारा मेंस नहीं निकला। दोस्तों 2017 का जब मैंने मेंस दिया था तब यह सामने आया था कि 2017 में जो था पेपर वो पूरा का पूरा चेंज हुआ था। आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा था। जब 2018 का मैंने मेंस दिया दोस्तों तब ये था कि प्रीलिम्स ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे या बहुत से ऐसे लोग थे जिनका मेंस तैयार था, लेकिन प्रीलिम्स इस प्रकार से आ गया था कि उसमें मध्य प्रदेश का पूरा जो वेटेज था वो ज्यादा था, साथ ही साथ उसमें जो 3 एक्ट आते थे वो भी ज्यादा पूछ लिए गए थे। अब 2019 का रिजल्ट है वो आने वाला है, और इसमें भी 2019 में भी उन लोग जो पूरा आयोग के द्वारा 31 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पूछे गए हैं। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि मैं ये इस लेक्चर में आपको मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री कवर करा रही हूं, साथ ही साथ आप मेरे मध्यकालीन मध्य प्रदेश के लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि जहां से मैंने बहुत ही डिटेल में मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके प्री के और व्यापम के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी उसमें शामिल हो जाएंगे और आपसे बन जाएंगे। तो आप साथ साथ वो भी देखते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों किया क्या इसने कि राजधानी परिवर्तन कर दी, दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी, चांदी के मूल्य के सिक्के चला दिए। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि इसके कराचिल अभियान और खुरासान अभियान के द्वारा भी इसकी 5 ऐसी सनक भरी योजनाएं रहती हैं, जिसके कारण जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, बलबन, या इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन बलबन। जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन, उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विद्रोह किया था? और ये इमेज किसकी है? बलबन की है, अलाउद्दीन खिलजी की है, मोहम्मद बिन तुगलक की है, या इल्तुतमिश की है? दोस्तों तो ये इमेज है अलाउद्दीन खिलजी की। मैं आपको जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विश्व विजय करना चाहता था और विश्व विजय के साथ ही साथ एक नया धर्म चलाना चाहता था, तभी इसके एक मित्र होते हैं और साथ ही साथ उलेमाओं ने भी इसका विद्रोह किया था कि आप जो है वो नया धर्म मत चलाओ। और विश्व विजय को ये जब जाता है कि हमें पूरा का पूरा विश्व विजय करना है, तब इसके ही एक मित्र होते हैं और वह जो कहते हैं इससे कि आप जो है नया धर्म मत चलाइए, भारत की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए और पूरा का पूरा भारत विजय कीजिए, तब जाकर आप पूरे विश्व के बारे में सोचिए कि पहले आप भारत को ही विजित कीजिए। तो इस प्रकार से ये नया धर्म चलाना चाहता था। साथ ही साथ उलेमाओं ने जब विद्रोह किया तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत की ओर आ गया और इसने भारत के उत्तर अभियान और दक्षिण भारत के अभियान के द्वारा इसने भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया था? चंदेरी से वह लूटपाट इसने मचाई थी, तब बहुत सारी संपदा इसने प्राप्त की, कि वह गुजरात से, कि देवगिरी से, या मदुरई से? तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कहां से उसने बहुत सारी संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है देवगिरी। दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वह एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया था और दक्षिण भारत में इसने प्रवेश किया था। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और 1290 में इसने 1290 से लेकर 1292 तक इसने देवगिरी पर आक्रमण करता है और वहां के जो राजा रहते हैं रामचंद्र, वह कहाँ चले जाते हैं? गुजरात के ही शासक
रायकर्ण बघेला के यहाँ पे शरण ले लेते हैं और उनका पूरा का पूरा जो देवगिरी का जो जितनी भी संपदा रहती है वो अलाउद्दीन लूट कर चला जाता है। कहाँ पर? दिल्ली। आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में भी आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि किसने किया है? जल्दी से बताइए। हम सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह के द्वारा इस किरदार को बखूबी निभाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका कारण क्या था? कि बहुत सारे ऐसे गुलाम वंश के शासकों के बारे में, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो रजिया हो, चाहे वो आराम शाह हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो या बलबन हो, कि इनके पास साम्राज्य का विस्तार वह नहीं कर पाए। तो कारण क्या था? कि उनकी शक्ति, सैन्य शक्ति कमजोर थी, क्या मुगल आक्रमण का भय था, या भारत में इनकी संख्या नगण्य थी, या साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे? दोस्तों उन्हें मंगोल आक्रमण का क्या था? भय था कि लगातार मंगोल आक्रमण होते जा रहे थे और इस कारण गुलाम वंश के जो शासक हैं वो अपने साम्राज्य का बखूबी जो विस्तार है वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन की कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में, कि दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में कि बंदगन ए खास विभाग जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह बनाया गया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और बनवाया क्यों था? क्योंकि वह शाही गुलामों को, चूंकि इसके शासनकाल में 1,80,000 दास हुआ करते थे और शाही गुलाम हुआ करते थे, और उनके ही लिए इसने बनवाया था बंदगन ए खास या दीवान ए बंदगन। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया था? तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने? तो हम सभी जानते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की ही एक व्यवस्था थी। दोस्तों जब मैं इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी तब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा ये, जहां हम चाहे वो 5 नंबर के हिसाब से हो, चाहे वो 11 नंबर के हिसाब से हो, या 3 मार्क के हिसाब से हो, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे कि इसने किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी और उनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, कि इसने मूल्य स्थिर कर दिए थे, साथ ही साथ इसने किस प्रकार से पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उस पर नियंत्रण रखा था, चाहे वो सैन्य सुधार हो इसके, चाहे वो आर्थिक सुधार हो या सामाजिक सुधार हो, या बाजार नियंत्रण के माध्यम से इसके आर्थिक सुधार हो, कि इसके द्वारा ही घोड़े दागने की व्यवस्था चालू की गई थी, इसके द्वारा ही जो है वो नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन व्यवस्था चालू की गई थी। तो ऐसे ही हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इसे कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? वह गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, या बहलोल लोदी था? तो सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला पहला सुल्तान था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब क्या रहता था कि जो राजा होते थे वो खुशी से ही क्या करते थे, सिक्कों पर ही एक साइड अपनी जो है वो तस्वीर बना दिया करते थे, या अपना फारसी लिपि में ही क्या लिखा करते थे, नाम लिखवा दिया करते थे। इस प्रकार से ये सिक्कों पर नायब खुदवा दिया करते थे, और वह पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा के द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया है। तो किस शासक को जगत गुरु की उपाधि मिली है दोस्तों? तो क्यों? क्योंकि प्रजा में उसने हिंदुओं का संरक्षण किया है। बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, या मालवा का महमूद द्वितीय, या बंगाल का हुसैन शाह, या गुजरात का महमूद बेड़ा? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वह था दोस्तों बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिसने हिंदुओं का संरक्षण किया था और इसे जगत गुरु कहकर संबोधित करती थी प्रजा। कौन था? तो वह था बीजापुर का आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खां, क्योंकि कुरान का वह पाठ करता था, किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जल्दी से बताइए। वह ऐबक था, इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था? तो वह दोस्तों था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किस शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श, हातिम ताई
या कुरान खां के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था, साथ ही साथ कुरान का पाठ किया करता था और ये प्रजा को एक अपने पुत्र के रूप में संरक्षण देता था। इसी कारण इसे लोगों का सहयोग करता था। इसी कारण जो जनता है वो इसे हातिम ताई के नाम से भी संबोधित किया करती थी। नेक्स्ट है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि ये अजमेर में ही है, 2.5 दिन में बनी थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। आप देखिए कि पहले जो हमने पढ़ लिया है और अब जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते जा रहे हैं वो आपको कैसे जल्दी जल्दी बनते जाएंगे दोस्तों। कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो वह था चंगेज खां जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हेरात के अब्दुल रज्जाक दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया था। इब्ने बतूता ने दिल्ली और दौलताबाद दोनों का विस्तृत विवरण अपने लेखों में किया है। या बर्नियर के अनुसार मुगल भारत से भूमि में कोई संपत्ति इनकी नहीं थी। ये मतलब कि मुगलों की भारत भूमि में कोई संपत्ति नहीं थी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। कथन केवल एक सही है या 1, 2, तीनों सही है, 1 या 3 सही है या 2 और 3 सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कथन 2 और 3। दोस्तों यहाँ पर कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इब्ने बतूता ने दिल्ली और दौलताबाद दोनों का अपने लेखों में विवरण किया है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो बर्नियर के अनुसार कि मुगल भारत से भूमि में कोई संपत्ति नहीं की, मतलब कि ये था, चूंकि हम जानते हैं कि बाबर था उसे आक्रमण करने के लिए ही हम जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए बाबर को आमंत्रित करती हैं। कहाँ कौन कौन से शासक होते हैं? हम जानते हैं कि पंजाब के शासक जो रहते हैं सुल्तान आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ राणा सांगा इसे बुलाते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसकी खुद की भारत भूमि से कोई संपत्ति नहीं थी या इसके पहले भी मुगलों से कोई भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया था और इस प्रकार से मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये जो लिखा ये कथन है कि बर्नियर ने कहा है कि मुगल भारत से भूमि में किसी भी प्रकार की मुगलों की कोई संपत्ति नहीं थी या उन्होंने कोई संपत्ति अर्जित नहीं की। तो 1 और 2 इसके सही आंसर होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद, जिसके शासनकाल में ही तैमूर लंग ने सन 1398 में आक्रमण किया था। अभी हम क्वेश्चन देख के आए थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो स्थापना है हम जानते हैं कि लोधी वंश की जो स्थापना है वो की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा सन 1451 में। सन 1451 से लेकर सन 1526 तक पूरा का पूरा लोधी वंश जो रहता है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहता है। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जैसे ही होता है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, और इस प्रकार से भारत में मुगल सत्ता जो है स्थापित होती है और पहला जो शासक होता है लोधी वंश का वो होता है बहलोल लोधी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो दोस्तों ये इख्ता प्रदान किया था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि पूरा का पूरा जो संपत्ति थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सौंप कर गया था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विस्तृत की गई थी या विकास की गई थी खालसा भूमि? तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खालसा भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जहां पर राजस्व की वसूली सबसे ज्यादा होती थी और इस भूमि से जो राजस्व होता था वो डायरेक्ट या जो राजकोष में ही प्रदान किया जाता था या केंद्र के नियंत्रण में ही ये भूमि हुआ करती थी। और अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस प्रकार से उसने अधिक से अधिक खालसा भूमि विकसित की थी ताकि वो राजस्व की अधिक वसूली कर सके
और पूरे की पूरा जो राजस्व है वो केंद्र में डायरेक्ट जा सके। तो इसके द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करवाया था और खालसा भूमि भी अधिक पैमाने पर विस्तृत की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के, टका, शशगनी, जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो दोस्तों आपको बताना है वह किस किस के बने हुए थे। तो वह चांदी के टका होता था, वो चांदी का होता था, शशगनी भी चांदी का होता था और जो जीतल था वो तांबे का सिक्का हुआ करता था। दोस्तों यदि हम बात करें कि टंका या टका और जीतल, शशगनी ये जो है वो किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो दोस्तों सबसे पहले इनका जो प्रचलन है वो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अमीर को ही कृषि विभाग एक नया विभाग है जो किस सुल्तान ने शुरू किया था? दोस्तों आप यदि इतने क्वेश्चन आपने यदि अच्छे से पूरे क्वेश्चन देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपकी पूरी की पूरी मिडाइवल हिस्ट्री इन्हीं क्वेश्चनों में मैंने कवर कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगी उसमें भी मैं इसी प्रकार से पूरी की पूरी हिस्ट्री, दोस्तों मेरा टारगेट ही है कि लगभग 200 से 300 क्वेश्चन में ही पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर कर दी जाए। साथ ही साथ रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी कि अमीर को ही कृषि विभाग जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अमीर एक को ही नामक कृषि विभाग दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। चूंकि हम जानते हैं कि दोआब कर इसने बढ़ा दिया था, दोआब की जो वृद्धि कर दी थी राजस्व में, और उसी समय ही अकाल पड़ गया था और इसने कृषकों को ही अग्रिम ऋण देने के लिए ही अमीर को ही नामक एक कृषि विभाग चलाया था, जो किसने चलाया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया है। नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है, या अमीर खुसरो ने किस भाषा का निर्माण किया है? दोस्तों तो इन्होंने इनके द्वारा ही, अमीर खुसरो के द्वारा ही खड़ी बोली का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी पूरे के पूरे जो 35 क्वेश्चन थे दोस्तों, इन 35 क्वेश्चन में हमने लगभग 100 क्वेश्चनों को ही कवर किया है। एक फैक्ट के माध्यम से ही पूरा रिवीजन किया है दोस्तों। और आप मेरा कोड जरूर याद रखिए, मेरा कोड है वैशाली 10। और इसके साथ ही साथ दोस्तों लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर मेरे 2 और वीडियो चल रही है, 2 और लेक्चर चल रहे हैं। एक तो हम आपदा प्रबंधन जो पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं कि एक दिन हम डिटेल में मेंस का कंटेंट लाते हैं, समझते हैं, और दूसरे ही दिन हम उसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। साथ ही साथ हमारी मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ आप यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है वैशाली दुबे पीडीएफ, आप वहां जाकर पूरे के पूरे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल सकते हैं। तो आज ही आप टेलीग्राम के ग्रुप मेरे वैशाली दुबे पीडीएफ को ज्वाइन करिए और पूरे के पूरे पीडीएफ आप प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ नोट्स साथ साथ ही बनाते जाइए। दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले जितनी मेरे लेक्चर्स हैं वो मिल सकें। साथ ही साथ मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते जाइए। हर एक लेक्चर के बाद मैं आपके लिए इतना ही कहती हूँ, और आज भी मैं वह कहूंगी कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। घर पर रहिए दोस्तों, सरकार का सहयोग कीजिए और नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। धन्यवाद।